हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि हमारी ऑडिट सीरीज़ प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करते हैं उस सीरीज़ की एक और वीडियो है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हम लोग जब ऑडिट कर रहे होते हैं तो हम इम्पेयरमेंट को कैसे चेक करते हैं और हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होता है कि हमने ना खर्चे के लिए पैसे आज दे दिए हैं, लेकिन खर्चा अभी होना बाकी है, मतलब हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है। फ्यूचर एक्सपेंसेस दैट हैव बीन पेड इन एडवांस। तो जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो बेसिकली कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारा एसेट साइड में रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस बुक करते हैं, फिर हर ईयर उस प्रीपेड एक्सपेंसेस में से जो उस ईयर का एक्सपेंस पोर्शन होता है उसको P&L के अंदर हम चार्ज करते हैं। तो जब हम कोई प्रीपेड एक्सपेंस करते हैं तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब हम उस प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर से कुछ एक्सपेंस को करंट ईयर के अंदर एक्सपेंस ऑफ करते हैं तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि हमारा जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा और हमारा एक्सपेंस P&L के डेबिट साइड पर चला जाएगा। ये बेसिकली कौन कौन से होते हैं प्रीपेड। जनरली आपने देखा होगा प्रीपेड रेंट हो सकता है, और प्रीपेड इंश्योरेंस तो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि जैसे जब हम इंश्योरेंस कराते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो वो इंश्योरेंस 1 साल के लिए होता है। अब हो सकता है 6 मंथ्स उसके इस ईयर में फॉल कर रहे हो और 6 मंथ उसके नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रहे हो, तो एंट्री क्या होगी। सपोज करो कि एक एक्सपेंस है 20,000 रुपीज़ का और उसके 6 मंथ इस करंट ईयर में फॉल करे और 6 मंथ प्रीवियस ईयर में, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा 10,000 रुपीज़, इंश्योरेंस एक्सपेंस में आ जाएगा 10,000 रुपीज़, और टू बैंक से एंट्री हो जाएगी या फिर जो भी क्रेडिटर्स है वहाँ से एंट्री हो जाएगी 20,000 रुपीज़ की। फिर जब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि देखो इस साल का आपने प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 इस ईयर में बुक कर दिया, नेक्स्ट ईयर जब आप एंट्री करोगे तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस था वो नेक्स्ट ईयर में आप अपना P&L के अंदर एक्सपेंस ऑफ कर दोगे। अब देखो, जब हम बिग फर्म के अंदर काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्लाइंट से शेड्यूल ले लेते हैं कि भाई आप हमें पार्टी वाइज अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस का शेड्यूल दे दो। बेसिकली उसमें क्या होगा, आपका ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस होगा, आपने ओपनिंग में से ड्यूरिंग द ईयर जितना एक्सपेंस ऑफ करा होगा P&L में, तीसरा आपके कुछ नए और प्रीपेड एक्सपेंसेस आए हुए होंगे, और फिर आपका क्लोजिंग वैल्यू आ रही होगी। ये जो चीज़ होती है ये हमें क्लाइंट हमें प्रोवाइड कर देता है। अब हम लोग इससे क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हम अपनी लास्ट ईयर की साइंड फाइनेंशियल से चेक कर लेते हैं कि ठीक है, हमारा ओपनिंग जो प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस है वो वेरीफाई हो रहा है साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फिर हम दूसरी चीज़ पे आते हैं कि रिकैलकुलेशन परफॉर्म करने पे। अब जो ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसमें वो इस साल कुछ एक्सपेंस ऑफ होंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिकैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। हम क्लाइंट के डेटा पे रिलाई नहीं करते, हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एक्सपेंस था 1,00,000 रुपीज़ का, वो प्रीपेड के अंदर पड़ा है, और अगर इस साल सपोज इस साल में वो पूरा कंप्लीट हो रहा है तो जितना उसका बैलेंस पोर्शन है वो सारा का सारा इस साल में एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा। और अगर वो 2-3 सालों के लिए है तो 1 साल का जो एक्सपेंस है इस साल राइट ऑफ एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा P&L में, और बाकी फिर दोबारा आगे रिमेनिंग ईयर्स का प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर चला जाएगा। तो जो डिलीशन होता है, जो एक्सपेंस ऑफ होता है P&L के अंदर, उसके लिए हम रिकैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। फिर अगली चीज़ होती है एडिशन। अब हो सकता है इस साल भी कुछ नए प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, तो हम उसको भी सैम्पल वाइज चेक करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट से इनवॉइस ले लेते हैं, एग्रीमेंट ले लेते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पीरियड चेक करते हैं कि कितने से कितने पीरियड का है, डेट वगैरह किस पर्पस से है, किस नेचर का है, ये सारी चीज़ चेक करते हैं। फिर देखते हैं कि जो एडिशन हुआ है उसमें से जो हमारा करंट ईयर का है उसमें से सही तरीके से एक्सपेंस ऑफ हुआ है या नहीं, वो चीज़ हम रिकैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो पूरा चेक हो जाता है। और हम एक चीज़ और इधर वेरीफाई करते हैं कि सपोज़ हमारे 2 लाख रुपए के प्रीपेड एक्सपेंसेस थे और इस साल हमने देखा टोटल हमारा
सपोज 80,000 का एक्सपेंस है जो P&L के अंदर जा रहा है, तो फिर हम P&L में जाके भी वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ भाई, हमारे शेड्यूल के हिसाब से जितना एक्सपेंस गया है P&L में, क्या वही सेम वहाँ पर P&L में शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तो चीज़ होती है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस को चेक करने की। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम थोड़ा सा इम्पेयरमेंट के बारे में सीखेंगे। इम्पेयरमेंट के बारे में सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट बेसिकली होता क्या है। देखो, हमारे पास जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, हम क्या उसको ऐसा कभी भी करते हैं कि उसको हम वैल्यू करेंगे तो कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, नहीं कभी, क्योंकि वो कभी भी सेल पर्पस से नहीं होती, वो बिजनेस में यूज़ करने के पर्पस से होती है। इस वजह से जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है ना, वो हमेशा बुक वैल्यू पे आ रही होती है। लेकिन आप एक चीज़ सोचो कि सपोज करो मेरी एक प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, ठीक है, मैं उसको बिजनेस में यूज़ करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि अच्छा ये जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, आपको क्या लगता है कि आप इसको यूज़ करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, तो वो 10 लाख की थी। मैंने बोला कि मैं 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर सकती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। और इन्होंने और अगर आपसे किसी ने पूछा कि अगर आप इस प्लांट एंड मशीनरी को बेचोगे तो आपको मार्केट से कितना मिलेगा, तो मैंने बोला कि अगर मैं अभी मार्केट में बेचने को जाऊं तो मुझे 9 लाख रुपए मिलेंगे, बट एक्चुअल में मैं बेचना तो नहीं चाहती। तो आपने ये देखा कि हम जो बुक्स के अंदर वैल्यू शो कर रहे हैं कितनी है, 10 लाख रुपीज़ शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको यूज़ करके जो प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, कितना 9.5 लाख रुपए जनरेट कर पाएंगे, और अगर हम उसको आज बेच भी दे तो कितना 9 लाख, तो बेसिकली 10 लाख तो हम कभी भी नहीं उससे यूज़ कर पाएंगे। तो क्या इस केस में मुझे अपनी जो एसेट है उसको सही वैल्यू पे लाना ज़रूरी है या नहीं, उसमें रिडक्शन करने की ज़रूरत है या नहीं, इसी को बोलते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब एक एसेट की वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन हो जाता है तो उसको इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। अब देखो, इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट में हमें 3 चीज़ों को समझना होता है। एक तो कैरिंग वैल्यू, बेसिकली कैरिंग वैल्यू वही होती है बुक वैल्यू, जो आपकी बुक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है, बेसिकली 10 लाख। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है रिकवरेबल वैल्यू। रिकवरेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस एसेट को सेल कर दोगे या आप उसको यूज़ करोगे बिजनेस पर्पज से, तो वो आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके देगी। तो हमेशा हम रिकवरेबल अमाउंट को 2 तरीके से देखते हैं। पहला कि अगर हम इसको ऐसे अपनी फिक्स्ड एसेट को आज सेल कर दें तो हमारे को कितना पैसा रिकवर हो जाएगा, सेल कॉस्ट मतलब इसकी सेलिंग कॉस्ट कितनी होगी आफ्टर माइनस एक्सपेंसेस की, जो हमने सेल करने पर खर्चा करा उस एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद क्या मिलेगा। दूसरी क्या चीज़ होगी, दूसरा अगर हम इसको ये देखेंगे कि हमारे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कितने मिल सकते हैं इससे, तो वो होती है वैल्यू इन यूज़। तो आप कैसे क्या निकालोगे, वैल्यू इन यूज़ निकालोगे। तो सपोज करो आपने क्या करा, आपने देखा कि वैल्यू इन यूज़ जो निकली आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से, वो निकली 9.5 लाख रुपए, और आपका जो आप अगर इस एसेट को सेल करते होते हो तो वो वैल्यू निकली 9 लाख। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हायर अमाउंट निकालते यूज़ करते हैं रिकवरेबल अमाउंट को। हायर अमाउंट किसका देते हैं, जो हम सेल करेंगे वो, वर्सेस वैल्यू इन यूज़, जो हम इस एसेट को यूज़ करेंगे उससे जो बेनिफिट मिलेंगे, इन दोनों का हायर लेंगे। तो अगर हम इस एसेट को सेल करते तो हमें 9 लाख मिलने थे, और अगर इस एसेट को बिजनेस में यूज़ करेंगे तो हमारे को 9.5 लाख मिलेंगे। तो उसमें से हायर क्या हुआ, 9.5 लाख। तो अब हम इम्पेयरमेंट तब करते हैं जब हमारी जो कैरिंग वैल्यू होती है, जो बुक्स के अंदर वैल्यू आ रही होती है, वो बेसिकली कम आ रही होती है, ज़्यादा आ रही होती है रिकवरेबल वैल्यू से, क्योंकि हमारे को रिकवरी कम होनी तभी तो हम इम्पेयरमेंट करेंगे। तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना निकलेगा, कैरिंग वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग वैल्यू कितनी थी, 10 लाख, रिकवरेबल अमाउंट आया 9.5 लाख। रिकवरेबल अमाउंट 9.5 लाख कैसा है, हायर ऑफ 9 लाख और 9.5 लाख का। 9 लाख क्या सेल से जो पैसा आएगा, और 9.5 लाख क्या जो वैल्यू इन यूज़ है। तो 10 लाख माइनस 9 लाख 50,000, ये 50,000 बेसिकली हमारा क्या हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस। इसकी एंट्री क्या होगी, हम इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये होता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इम्पेयरमेंट से रिलेटेड कोई और भी चीज़ पूछनी है,
और अगर आपको मैंने जो समझाया समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करती हूँ आपको ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की, बट अगर आप मुझे फीडबैक ही नहीं दोगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो मुझे कैसे समझ में आएगा। आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ ऐसा लगा कि कुछ कमी रही, तो आप मुझे वो दोनों चीज़ें बताओ, ताकि मैं उन चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।